अब हमें मालूम है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शरीर के लिए ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब हम रोटी खाते हैं तो मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप डबल रोटी जो ब्रेड खाओगे और वो भी मैदे की खाओगे तो वो सिंपल कार्ब है और वो चीनी का काम करते हैं। और हाल ही में हमने देखा कि एक अभिनेत्री ने बोला, समंथा प्रभु ने, कि वो पहले फाइबर लेती हैं, फिर प्रोटीन लेती हैं, फिर लास्ट में कार्ब्स लेती हैं। I realized that just by switching the food around, like eating fiber, eating my vegetables first, eating my protein second, and then the carbs, kind of reduced the levels. तो ऐसा करने से जो हम फाइबर बोलते हैं बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। तो जो सिंपल कार्ब्स लास्ट में लोगे तो उसका अब्जॉर्प्शन कम होगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप सिंपल कार्ब्स लो, मगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के साथ जब आप मिश्रण कर लोगे, जैसे हम पोहा खाते हैं, पोहा में यदि आप नींबू निचोड़ लोगे और आप उसमें स्प्राउट्स डाल लोगे या पनीर डाल लोगे जिसको उसल बोलते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी शुगर बढ़ाने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए समझदारी से खाना चाहिए। देखिए, उपवास जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत अभिन्न अंग है। उपवास मतलब पास, प्रभु के पास। तो हर धर्म बोलता है कि कुछ ना कुछ उपवास करना चाहिए। जैसे हम मुस्लिम धर्म में जो हदीस में कहा जाता है कि इतना खाओ कि 1/3 हवा हो, 1/3 पानी हो और 1/3 खाना हो। और पंजाबियों में जो सिखिज्म में बोलते हैं वनशकनी, जो आपके पास है उसको मिल बांट के खाओ। और जैन धर्म में बोलते हैं उनोदरी, मतलब जो भूखे उससे कम खाओ। और हिंदू धर्म में तो फास्ट है ही। तो इसलिए जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो बात आती है वो बहुत अच्छा है। कम खाना मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि तो 3 टाइम ही खाना ज़रूरी है, बट स्मॉल मील्स में खाना चाहिए। क्या डायबिटिक्स के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? तो ज़रूर कर सकते हैं यदि ये डायबिटिक हो, सिर्फ गोली पे हो और उसका डॉक्टर अलाउ करे तो। यदि इंसुलिन पे हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर की सलाह से अगर आप कर रहे हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा है, करना जी चाहिए। कुछ बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं और हम बात करते हैं यदि अमेरिका की, जो एक विकसित देश है। तो देखा गया है कि अमेरिका में जितने भी डायबिटिक्स हैं, मात्र 23% की शुगर कंट्रोल है, बीपी कंट्रोल है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है। तो आप सोचो हिंदुस्तान में क्या होगा। तो हिंदुस्तान में तो ये आंकड़ा मुश्किल से 9 से 10% है। ऐसा क्यों है भाई? सब संसाधन होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है? तो इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो जो दवाई लिखी जाती है वो अक्सर उसमें से छूट जाती है, तो ड्रग डिफॉल्टिंग एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है, जैसे आप उच्च रक्तचाप की बात करते हो तो नमक का सेवन है। हम जो है ऑलमोस्ट दुगना नमक खाते जितना कि WHO ने बोला खाएं। ऐसा क्यों होता है भाई? आपको पोहे पसंद है तो ऊपर सेव होने चाहिए, फिर अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं। तो जो जिसको डायबिटीज़ है और जिसको उच्च रक्तचाप है उसको नमक का सेवन कम करना पड़ेगा, तभी दवाई काम करेगी। फिर जैसे बोलते हैं कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में कसरत सब करे, सुख में करे ना कोई। जब आप कसरत करोगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, वेट लॉस होगा, तो वो भी नहीं करते लोग। और फिर आखिरी में बोलेंगे तो तनाव, कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करे जा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। तो तनाव जो है वो भी एक मुख्य कारण है इन सब चीज़ों का कंट्रोल ना होना। तो यदि आप ऐसा करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, सफल रहोगे। जय हिंद। बच्चियां जब चेहरे पे बाल आती हैं वो संकोच करती हैं और वो फिर विड्रॉ हो जाती हैं सोसाइटी से। और अब आजकल तो बहुत ओपनली डिस्कस किया, जैसे मुझे पता लगा कि अभिनेत्री सोनम कपूर ने भी बोला दैट शी बैटल्ड PCOS, जिसको आजकल PMOS बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है, इन बच्चियों को एक तो आम तौर पे वजन ज़्यादा होता है, चेहरे पे बाल आएगा, बाल भी ऐसे कड़क बाल होते हैं जो टर्मिनल हेयर बोला जाता है, इरेगुलर मेंसेस होएगा, और गर्दन के पीछे अकैंथोसिस जो वेलवेटी अपीयरेंस, डार्क पिगमेंटेशन होता है। और ये बच्चियां अगर हम वेट लूज नहीं करें और इसको ट्रीट नहीं करें तो आगे जाके इनको मैरिज के बाद प्रेगनेंसी में शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आगे जाके लाइफ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़। तो एक ऐसी अवस्था है जो जेनेटिक भी है और लाइफस्टाइल इंड्यूस भी है। इसको सही तरीके से ट्रीट करना अनिवार्य है। तो अलग अलग उम्र में ये बच्चियां अलग अलग प्रेजेंट करेंगी। जैसे कम उम्र में ये एक्ने और जैसे मुहासे और बाल लेके आएंगे हमारे पास, तो हम उसका इलाज करते हैं। फिर ये कभी कभी इनफर्टिलिटी के साथ आती हैं, वेट गेन या डायबिटीज़ के साथ आएंगे, तो अलग से इलाज होता है। और ऐसा नहीं कि इलाज संभव नहीं है, इतने सालों से हम इसको इलाज करते हुए आए हैं। बच्चों के हेयर ग्रोथ ठीक कर देते हैं, एक्ने ठीक हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो मगर सही समय पे किसी जानकार डॉक्टर, स्पेशली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि अब तो बोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना अनिवार्य है, जो कि आपकी जो
फिजियोलॉजी को अच्छे से समझें और इलाज करें। देखिए, जो शरीर के हार्मोन होते हैं, जो आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में सुना था केमिकल लोचा, और आजकल ये केमिकल लोचा बहुत हो रहा है क्योंकि डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, ओबेसिटी, ये सब, या थायराइड बोल लो, ये सब जो है केमिकल लोचा ही है और ये केमिकल इम्बैलेंस से है। और केमिकल इम्बैलेंस में कुछ जो आग में घी डालती हैं वो है स से शुरू होते हैं, एस से। सॉल्ट है, शुगर है, स्ट्रेस है, स्मार्टफोन है, तो ये सोशल मीडिया है जो कि कई बार भ्रांतियां भी बहुत उत्पन्न हो जाती हैं। तो यदि आप इन चीज़ों से बचोगे तो आप खुद अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। एक ब्रांच होती है जेनेटिक्स की, उसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। हम जीन्स तो बदल नहीं सकते, हम अपने माँ बाप बदल नहीं सकते। यदि माँ बाप दोनों डायबिटिक थे तो बच्चे को डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% ज़्यादा रहता है, टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। मगर वो बच्चा जिनके पेरेंट्स डायबिटीज़, यदि सही उम्र पे कम उम्र से एक्सरसाइज अपना ले, खाने पीने का ध्यान रखे, तो ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ उसको होगी ही, वो डायबिटीज़ को पोस्टपोन कर सकता है या डायबिटीज़ नहीं भी होगी। तो हम अपने जीन्स को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे गांधी जी ने क्या बोला था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब जो आप दुनिया में चेंज देखना चाहते हो, पहले वो चेंज अपने आप को अपनाओ। और इसलिए हम सबको कसरत करना जरूरी है, जिसको बोलते हैं आचार विचार विहार आहार। जैसे आचार मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, विहार मतलब एक्सरसाइज, आहार मतलब डाइट, विचार मतलब सकारात्मक सोच। यदि हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब हमारे एक अगेन बहुत फेवरेट, मैं देखता हूँ उनको कई बार, एंड आई रियली फॉलो हर, इज शिल्पा शेट्टी, एंड शी इज सो फिट, एंड इवन अक्षय एंड सलमान, दे आर ऑल वेरी फिट। सो उन्होंने ऐसी फिटनेस क्यों करी? आप अगर हम दो हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो है अक्षय और शिल्पा। दे वो समय पे खाना खा लेते हैं, शायद 6 बजे के बाद कुछ खाते नहीं हैं, कोई लेट नाइट पार्टीज नहीं होती उनकी, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। भाई दिन भर में एक मील खाना, क्योंकि पुराने जमाने में हंटर्स और गैदरर्स थे, मतलब हम या तो खेती करते थे या दौड़ के पकड़ के कोई जानवर को मार के खाया जाता था या पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ा जाता था। तो दिन भर में एक मील होता था, इसलिए खाया ज्यादा नहीं करते थे। इसलिए जितनी कैलोरीज कम करेंगे उतना हम ज्यादा लंबा जीते हैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो इन लोगों का जो रोल मॉडल है, हम ये जरूर देख लेते हैं, उनकी सक्सेस देख लेते हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना टैक्स पे कर रहे हैं, बट उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। तो एक दिन अगर आप उनकी लाइफ जी के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखोगे तो आपका हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया है वो हमारा फ्रेंड भी है और फो भी है, दोस्त भी है, और वहीं पे कभी कभी वो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो एक छोटी सी कहानी बताऊं। जब श्री कृष्ण किसके सारथी थे? वो थे अर्जुन के। और कर्ण के सारथी कौन थे? शल्य, राजा शल्य थे। तो जब अर्जुन ने अपना गांडी फेंक दिया कि मैं लड़ूंगा नहीं अपने सारे रिश्तेदारों से, तो उसको प्रेरित किया श्री कृष्ण ने। जबकि कर्ण जो था वो योद्धा अर्जुन जैसा ही था, मगर उसको डिमोटिवेट करते थे शल्य। तो जब उसका पहिया फंस जाता है लड़ाई में, तो शल्य को वो कर्ण बोलता है कि इसको निकालो, तो वो बोलता है मैं तो राजा हूं, मैं तो नहीं निकालूंगा। तो आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपको दिशा निर्देश देते हैं, वो समझदार हो, ये बहुत जरूरी है। तो कई बार जैसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीएमओएस, पीसीओएस की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, रिवर्सल की बात करते हैं, तो हम जो साइंटिफिक लोग हैं वो बोलते हैं रिमिशन, कि डायबिटीज आपकी दवाइयां खत्म हो सकती है। पिछले 25 साल से मैं ये करते आया हूं, बट हम ये क्लेम नहीं करते हैं, बट इसको साइंटिफिकली अचीव कर सकते हैं। सही समय पे ब्लड शुगर नीचे लाके सही दवाइयों का इस्तेमाल करके हम दवाइयां बंद भी करवा सकते हैं। मगर हम मरीज को ये बोलते हैं कि परहेज कभी छूटेगा नहीं, परहेज आपकी जिंदगी में उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो जेनेटिक है डायबिटीज। आपने जहां परहेज छोड़ा फिर शुगर आएगी। तो जो ऐसे क्लेम्स है कि हम तो रिवर्स कर देंगे फिर आप जो खाना खा लो, वो मैं मानता हूं कि सही नहीं है। आपको परहेज करना अनिवार्य है। बाकी दूसरे क्लेम्स हैं, जिसको बोले फला दवाई आ गई, जिसको ऐसा, तो जितनी भी दवाइयां हैं वो प्रमाणित हो, क्लिनिकल ट्रायल्स पे पढ़ा हो, उसमें पेपर हो, और आपके जानकार डॉक्टर से सलाह सही लेनी चाहिए। थायराइड शायद दुनिया की सबसे कॉमनेस्ट एंडोक्राइन, अंतस्रावी विभाग जो हमारा है, वो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। थायराइड की बीमारी जो है वो गर्भ में शुरू हो सकती है और वो अंत तक, जिंदगी के आखिर तक हो सकती है। थायराइड, इट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल मेंटल रिटार्डेशन। मतलब अगर बच्चा मंदबुद्धि हो, उसको थायराइड हो और उसको इलाज कराया जाए, तो वो
उसकी बुद्धि नॉर्मल हो सकती है। अब ओपरा विनफ्री बहुत फेमस और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, वो टॉक शो होस्ट है और वो शी इज नाउ एन इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने बताया कि शायद थायराइड से उनके कुछ इश्यूज थे और हमने वीनस विलियम का भी ऑटो इम्यून कंडीशन से सुना। तो थायराइड जो होता है वो ऑटो इम्यून है, यानी शरीर में कुछ ऐसी अपनी कोशिकाओं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करती, नष्ट करती हैं। तो थायराइड की ग्रंथि को, जैसे डायबिटीज में, टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल कोशिकाएं नष्ट होती हैं, वैसे थायराइड जो है वो भी नष्ट होती हैं। अब थायराइड यदि कंट्रोल कर लिया जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि थायराइड के कारण वेट लॉस नहीं हो रहा है। वेट लॉस ना होने के वैसे ही बहुत कारण है, क्योंकि जब बॉडी वेट लॉस करना शुरू करती है वो अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देती है, इट प्रिवेंट्स वेट लॉस। और वेट लॉस करने के बाद फिर वेट गेन होता ही है। अब उसके लक्षण क्या है? आमतौर पे लक्षण बहुत ज्यादा होते नहीं है, बट बालों का झड़ना है, त्वचा रूखी है, कॉन्स्टिपेशन है। छोटे बच्चों में अगर मंदबुद्धि बच्चा है उसमें टेस्ट कराना चाहिए। बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही उसके लिए कराना चाहिए। अनियमित मासिक धर्म हो बच्चियों में उसमें कराना चाहिए। बांझपन या इनफर्टिलिटी हो महिलाओं में उसको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। तो स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजीज है और हर गर्भवती महिला जो गर्भवती होना चाहती है उसका थायराइड स्क्रीन होना ही चाहिए। ऐसा पॉसिबल है कि लोग बोलें कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट वेट लॉस नहीं होता, तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स का रहता है। तो इसीलिए हमको कभी कभी दवाइयां देनी पड़ती हैं वेट लॉस की। रेयरली कुछ ऐसे जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो कि वेट कम होता ही नहीं। जैसे हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी है, बच्चा बहुत खाना खाता है, तो उसके फिर हम जेनेटिक टेस्ट कराते हैं और उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें फिर हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं। खाली पेट तो देखो हम सब, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ज़रूर एक चाय का ग्लास लेता हूँ और उसके साथ एक टोस्ट खाता हूँ या रस्क खाता हूँ, और वो कोशिश तो ये हो कि आटा रस्क है। बट अगेन जो डायबिटिक है उसके लिए ये जो रस्क है वो तो ऑलमोस्ट 100 कैलोरी के बराबर है, शुगर स्पाइक करेगा। यदि आप डायबिटिक हो तो आप उसको चेंज करो, उसकी जगह चीला ले लोगे तो बेहतर है। यदि आप डायबिटिक नहीं हो और एक्सरसाइज करते हो तो एक रस्क अलाउड है मेरे जैसे।